नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी सीरीज चला रखी थी यूपीपीसीएल टी जी टू का। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सूटेबल ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो में अपनी बात करेंगे 20 एमसीक्यू मैंने लाए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए उतनी ही मोस्ट सूटेबल रहेगी जितनी यूपीपीसीएल टी जी टू के एग्ज़ाम के लिए होगी। ठीक है, सभी के बारे में डिटेल करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को ऑप्शन चलते हुए आपके लिए डिटेल से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन छोटे बड़े वैकेंसी आती है वो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, आप अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है एक संधारित्र कैपेसिटर के आंतरिक तापन आंतरिक मतलब इंटरनल, ठीक है, अंदर से आंतरिक तापन के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है। पूछ रहा है एक संधारित्र होता है, बेसिकली अपने को वो पूछ रहा है जब एक संधारित्र होता है वो क्या होता है, अंदर से गर्म हो जाता है, उसका क्या रीज़न है। ठीक है, अंदर से गर्म होने को वो किसका जिम्मेदार माना जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है लीकेज प्रतिरोध को, डाइलेक्ट्रिक आवेश को, इलेक्ट्रॉन की गति को, प्लेट की कंपन को। दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। जो एक संधारित्र होता है उसका जो अंदर से बहुत ही हीट करने लग जाता है, उसका जो रीजन होता है वो लीकेज रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, लीकेज रेजिस्टेंस के कारण जो संधारित्र होता है वो क्या अंदर से गर्म होने लग जाता है। अब कुछ मैं बातें, दो चार बातें मैं आपको इसके एक्स्ट्रा में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये अपने पास एक कैपेसिटर होता है जिसके अंदर ये अपने पास भरा होता है पैरावैद्युतांक। ठीक है, जैसे अचालक पदार्थ। ठीक है, पैरावैद्युतांक। तो इसका जो अपने मानते हैं ये होता है दोस्तों एनटीसी। क्या होता है, एनटीसी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंस। और दोस्तों ये जो होता है साइड के अंदर, ये दो दो साइड होती है, ये होती है चालक प्लेट। दो चालक प्लेटें होती है जिसका क्या ये होती है दोस्तों पीटीसी। ये होती है पीटीसी, हमेशा बात याद रख लेना। चालक के अंदर जो भरा होता है वो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, पैराविद्युतांक पदार्थ होता है वो एनटीसी गुण का होता है। और जो चालक प्लेटें होती है वो हमेशा पीटीसी गुण की होती है। ठीक है, अब धारिता, अब इसका अंदर डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारिता का विमेय सूत्र क्या होता है। दोस्तों, विमेय सूत्र मैं बता दूं, M-1 और L-2T4A2। क्या होता है धारिता का विमेय सूत्र, M-1 L-2 और T की 4 और A की 2। ठीक है, ये कुछ होता है। और डीसी में, अब मैं आपको बात बता दूं, अगर डीसी में अगर इसको कैपेसिव रिएक्टेंस है, कैपेसिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिबाधा का मान अनंत होता है दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना कि धारिता का मान डीसी के अंदर एक्स सी का मान अनंत होता है। वो क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक्स सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपको पता है ना, 2 पाई एफ सी होता है ना। और देखो जो एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/f हो गया ना। अब आपको पता है डीसी में अगर लगा दें एक कैपेसिटर को तो वो डीसी के अंदर आपको पता है फ्रिक्वेंसी 0 होती है। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 1/0 लगाते हैं तो 1/0 करने से क्या होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या आने लग जाती है, अनंत आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मानते हैं कि एक्स सी का मान अगर डीसी के अंदर पूछा जाए तो अनंत बताना होता है। ठीक है, और उसके बाद करें अपने जो धारिता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है, एक कैपेसिटर की इस बात पे निर्भर करती है। ये फॉर्मूला तो आपको आता होगा ना, एरिया और क्षेत्रफल। ठीक है, और वोल्टेज पर कभी निर्भर नहीं करती है कैपेसिटर की धारिता। ठीक है, अब के लिए बेसिकली ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है दोस्तों। कौन सा है, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है। डिस्क धारा सप्लाई के लिए खालिस्तान की तरह वर्क करेगा। खुला परिपथ, लघु परिपथ, लीकेज परिपथ, इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रेरकीय परिपथ होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट को अंदर अगर अपन डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं तो वो हमेशा
शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करती है। और अपनी बात करें खुला परिपथ की तरह कौन वर्क करेगा फिर, शुद्ध संधारित्रीय। शुद्ध संधारित्रीय जो सर्किट होता है वो क्या क्या करता है, वो खुला परिपथ की तरह वर्क करता है, ठीक है, किसके अंदर, डीसी सप्लाई के अंदर। याद रख लेना, प्रेरक पूछा है इसलिए लघु परिपथ कर देंगे, लीकेज परिपथ का कोई रोल नहीं होता। और अपने बात करें शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, क्या बात करें अपने शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर, दो चार बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, प्रेरकीय परिपथ में अपने को पूछे जो पावर फैक्टर पूछे तो हमेशा जीरो कर देना दोस्तों। पावर फैक्टर क्या होता है, जीरो। और इसमें जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति जीरो होती है दोस्तों, वास्तविक शक्ति जीरो होती है। इसी कारण इसमें जो आभासी शक्ति होती है, आभासी शक्ति, इसी सर्किट के अंदर वास्तविक शक्ति जीरो होने के कारण आभासी शक्ति होती है वो हमेशा प्रतिघाती शक्ति के बराबर होती है दोस्तों, ठीक है, प्रतिघाती शक्ति के बराबर होती है। प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर जीरो होता है, वास्तविक शक्ति का मान जीरो होता है। वास्तविक शक्ति जीरो होने के कारण इसमें क्या होता है, जो आभासी शक्ति प्रतिघाती शक्ति होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ये हमेशा बराबर होती है इसका मान। और दो चार बातें हैं इसकी मैं लिख लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ की जो बातें हैं, ठीक है, क्या है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ की बातें हैं दो चार। अब देखो यहाँ से कुछ अपनी बता देता हूँ मैं आपको बात। देखो पहली बात तो ये है कि इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, बैक ईएमएफ से, धारा और बैक ईएमएफ के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है दोस्तों, 180 डिग्री का एंगल होता है। कौन से सर्किट के अंदर, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर करंट और बैक ईएमएफ का बीच के अंदर 180 डिग्री का अंतर होता है। और अपने बात करें किसकी, धारा और बैक ईएमएफ, ठीक है, ये क्या करती है, 90 डिग्री वोल्टेज, 90 डिग्री से लीड करती है दोस्तों, ठीक है, 90 डिग्री, ये सॉरी ये गलत हो गया, ये यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, किसको, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अपनी। ये जो वोल्टेज, हाँ इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, इसीलिए प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसीलिए जो वोल्टेज होता है वो बैक ईएमएफ के जिसका बीच का अंतर कितना होता है, 180 डिग्री। और धारा होती है, करंट होती है वो ईबी, मतलब बैक ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करती है, आगे रहती है। धारा होती है जो 90 डिग्री लीड करती हुई चलती है बैक ईएमएफ से। और वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच संबंध पूछे तो 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। और प्रेरक की अपनी बात करें सीधा तो यह क्या करता है, करंट, धारा का विरोध, धारा परिवर्तन का विरोध करता है दोस्तों, क्या करता है, धारा, ये तो पिछली वीडियो आपने समझ लिया होगा कि धारा परिवर्तन का कौन करता है विरोध, प्रेरक। और वोल्टेज परिवर्तन का विरोध कौन करता है, तो संधारित्र आंसर कर देना, ठीक है। अब चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कह रहा है कि एक आरएलसी सर्किट है, उस श्रेणी परिपथ है एक आरएलसी, उसके अंदर आर दे रखा है 20 ओम, एक्सएल दे रखा है अपने को, इंडक्टिव रिएक्टेंस 63 और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 32 ओम। पूछ रहा है प्रेरणिक प्रतिबाधा। आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के जरिए ये आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस के अंदर एक्सएल और एक्स सी, ठीक है। इसका मतलब सर्वानुपात होता है। सर्वानुपात मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है जिसकी जो वैल्यू हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको सभी को पता होगा ना। आर का मान दे रखा है 20 ओम कर देंगे, ठीक है, अनरूट के अंदर चलते जाएंगे 20 ओम, और यहाँ पे कर देंगे 63 माइनस 32 कर देंगे, ठीक है। दोनों की होल स्क्वायर करेंगे और इनमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20 की जो होल स्क्वायर होती है, 20 की जो होल स्क्वायर होती है दोस्तों, 20 की क्या होती है, होल स्क्वायर होती है 400, आपको पता है ना, 400 और प्लस कर देंगे उसमें से घटा के, और इसका ये 960 आ जाएगा। इसका जो योग करेंगे तो ये जो फुल योग आएगा वो आएगा 1361, क्या आएगा 1361। और क्या आ जाएगा, जेड बराबर परिणामी प्रतिबाधा जेड टी है ना, जेड टी। अब इसका जो एंड निकालेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, इसका एंड 36.89। आप भी कैलकुलेशन करके जरूर मिलान कीजिए इस क्वेश्चन को, 36.89 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप हर एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर लगभग एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर शक्ति वाट मीटर विधि के अंदर, क्या कह रहा है कि शक्ति वाट मीटर विधि कौन सी विधि है, 2 वाट मीटर विधि में
फेज अंतर कितना है 60 डिग्री है, तो उस समय दोनों वाट मीटर की रीडिंग कैसी होगी। अब देखो इसमें से एक सारणी टेबल बनती है जो आपको पढ़नी है, बहुत ही मोस्ट सुटेबल वो टेबल रहती है। देखो ये कह रहा दोनों वाट मीटर की पहला वाट मीटर रीडिंग धनात्मक देगा, दूसरा ऋणात्मक देगा, दोनों ही शून्य देंगे। दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर होगी। एक वाट मीटर कुल पावर दर्शाएगा, दूसरा वाट मीटर है जो शून्य शून्य दिखाएगा, ठीक है, शून्य मतलब रीडिंग शून्य होगी। तो बात कर लेते हैं धनात्मक और ऋणात्मक रीडिंग कब देगा। धनात्मक और ऋणात्मक रीडिंग कब देगा, जब पावर फैक्टर अपने पास कैसा हो, जब पावर फैक्टर अपने पास कैसा हो 0.5 से 0.5 से 0 के बीच हो। 0 के बीच जब पावर फैक्टर होता है तब क्या कौन सी रीडिंग देगा दोनों वाटमीटर, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर फेज अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, फेज अंतर कितना होगा तब रीडिंग देगा 60 से 90 के बीच। 60 से 90 के बीच मतलब 60 से 90 के बीच जब फेज अंतर हो तब एक वाट मीटर धनात्मक रीडिंग देगा, ऋणात्मक रीडिंग देगा। उस समय पावर फैक्टर कितना होगा 0.5 से 0 के बीच होगा। देखो अब ये धनात्मक रीडिंग ऋणात्मक रीडिंग आ गई तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये दरअसल ही ज़्यादा डीपली पड़ जाता है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक उस समय ऋणात्मक पावर फैक्टर दे देगा या दे देगा फेज अंतर दे देगा, कि वो बोल देगा कि फेज अंतर कि दो अगर शक्ति मापन विधि 2 वाट मीटर विधि के अंदर फेज अंतर 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है तो उस समय दो एक वाट मीटर धनात्मक रीडिंग देता है, दूसरा ऋणात्मक रीडिंग देगा है। तो दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग धनात्मक प्राप्त करनी है उस समय अपने को क्या करना है, तो उस समय अपने को धनात्मक रीडिंग प्राप्त करने के लिए इसके जो एक वाट मीटर होता है इसके अपने क्या है पर्सनल कॉइल होती है। दरअसल आपने देखा होगा उसके अंदर वाट मीटर के अंदर करंट कॉइल प्रेशर कॉइल लगती होती है, प्रेशर कॉइल के अपने क्या कनेक्शन बदल देते हैं, ठीक है। प्रेशर कॉइल के कनेक्शन बदलने से इस वाट मीटर की जो रीडिंग है वो धनात्मक आ जाती है दोस्तों, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि प्रेशर कॉइल के संयोजन बदलने से इस मीटर जो माइनस जो रीडिंग दे रहा है वो प्लस की रीडिंग देने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है शून्य शून्य रीडिंग। शून्य शून्य रीडिंग कब देगा, जब फेज अंतर कितना होगा दोस्तों, जब फेज अंतर 0 डिग्री हो। सिंपल सा है, शून्य शून्य फेज अंतर 0 डिग्री है और उस समय जो पावर फैक्टर होता है वो 0 डिग्री होता है दोस्तों। क्या होता है पावर फैक्टर 0। और दोनों वाट मीटर है जो बराबर रीडिंग कब देंगे, दोनों वाट मीटर जब फेज अंतर कितना होगा दोस्तों, फेज अंतर जब 0 डिग्री होगा और उस समय पावर फैक्टर क्या होगा इकाई होगा, पावर फैक्टर इकाई होगा। उस समय कौन सी रीडिंग देंगे, दोनों वाट मीटर दोनों बराबर रीडिंग देंगे। अब देखो 3 ऑप्शन अपने हो चुके हैं तो अपना बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 ही राइट होने वाला है। क्या है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फेज अंतर 60 डिग्री है और दोनों वाट मीटर की रीडिंग एक तो कुल शक्ति देगा, एक शून्य रीडिंग देगा, ठीक है। और इस समय ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं दोस्तों। और इसमें कुछ मैं आपको याद आ गई है 2 वाट मीटर के अंदर 2 वाट मीटर विधि, ठीक है। इसमें कुछ मैं 2-4 आपकी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उपयोग में की जाती है अपने संतुलित लोड। अपने लिखते हैं दोस्तों 2 वाट मीटर विधि का उपयोग कब किया जाता है, उपयोग लिख लो। उपयोग आपको याद है पिछली वीडियो मैंने बताया है। उपयोग किया जाता है या तो बैलेंसिंग लोड के लिए या अनबैलेंसिंग लोड के लिए, ठीक है। जब दोनों लोड हो या संतुलित लोड हो या असंतुलित लोड हो उस समय इस वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो उपयोग किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर उल्टा पूछता है। उल्टा कैसे पूछता है देखो, कहता है कि इसका उपयोग कब नहीं किया जाता है, उपयोग कब नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसकी 2 कंडीशन लगभग मैंने देखी है। एक तो 3 फेज 4 वायर संतुलित लोड या असंतुलित लोड। कौन सा लोड, असंतुलित लोड, ठीक है। असंतुलित लोड के लिए 3 फेज 4 वायर जब असंतुलित लोड हो तब 2 वाट मीटर विधि का उपयोग में नहीं ली जाती, ठीक है। यहाँ अपने एक दूसरी बात और आ जाती है। दूसरी बात क्या आती है, स्टार संयोजन में जब क्या हो असंतुलित लोड हो। स्टार संयोजन में जब असंतुलित लोड हो तब इस वाट मीटर विधि 2 वाट मीटर विधि का उपयोग अपनी शक्ति मापन विधि के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बात आ गई, एक तो 3 फेज 4 वायर असंतुलित लोड के लिए, दूसरा क्या गया स्टार में असंतुलित लोड हो तब इसका उपयोग नहीं करते अपने वाट शक्ति मापन विधि के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं।
बैटरी को चार्ज करते समय निम्न में से कौन सी विधि है जिसमें सबसे अधिक हानि होती है? कौन सी विधि है सबसे अधिक हानि होती है? अब देखो, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्थिर धारा चार्जिंग, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, रेक्टिफायर विधि। तो दोस्तों कौन सी है जिसमें सबसे हानि अधिक होती है? वो होती है स्थिर करंट मेथड, चार्जिंग मेथड। ठीक है, इसमें सबसे अधिक हानि होती है किसमें? स्थिर करंट चार्जिंग अंदर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। अब मैं कुछ इसकी दो चार बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें जब बैटरी को चार्ज करते हैं, जो इसमें क्या करते हैं, अपने किसका मान नियत रखते हैं? दोस्तों धारा का मान नियत रखता है। और दूसरी बात ये आती है इसमें, प्रारंभिक धारा का मान बैटरी की क्षमता किसमें ली जाती है? एएच, प्रारंभिक धारा का मान बैटरी की क्षमता के 10वें भाग के बराबर रखा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक धारा का मान इतना ज़्यादा होता है। देखो, स्टार्टिंग करंट का मान बैटरी की क्षमता कितनी है उसके 10वें भाग के बराबर रखा जाता है। ठीक है, और देखो 2 नंबर कह रहा है कि स्थिर वोल्टेज विधि। इसमें क्या, वोल्टेज का मान पूरे चार्जिंग तक, वोल्टेज का मान जब जब तक बैटरी पूरी चार्ज ना हो जाए, पूरे चार्जिंग समय तक नियत रखा जाता है। किसमें? इसमें बी नंबर ऑप्शन में, जब तक बैटरी पूरी चार्ज ना हो जाए तब तक बैटरी जो वोल्टेज है उसका मान बिल्कुल स्थिर रखा जाता है। ठीक है, बी नंबर में। और इसके अंदर अपने जब चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करने में से इसमें कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं दोस्तों? डायनमो मेथड का उपयोग इसमें अपने करते हैं कि इसमें वोल्टेज चार्जिंग विधि के अंदर। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग विधि के अंदर, अब देखो ट्रिकल चार्जिंग के अंदर लगभग अपने को 1 सप्ताह 7 दिन तक लग जाते हैं। किसमें? ट्रिकल चार्जिंग के अंदर अपनी अगर बैटरी चार्ज करते हैं तो लगभग 7 दिन लग जाते हैं। 7 दिन से भी ज़्यादा समय लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि अपने चार्ज करते हैं किस पर? अल्प धारा, बहुत कम मान की धारा चार्ज करते हैं और अधिक समय तक। ठीक है, अधिक समय तक, इसीलिए दिन ज़्यादा लग जाते हैं इसी के अंदर। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छेदन दोष को दूर किया जाता है सेल के इलेक्ट्रोड पर आलेपन करके, रासायनिक क्रिया से, सेल के विसर्जन से, सेल को नष्ट करके। ठीक है, अब देखो ध्रुवाच्छेदन दोष है दोस्तों। ध्रुवाच्छेदन दोष जब सेल में, मैं आपको बता दूं ये कैसे उत्पन्न होता है, जब सेल में रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, अपने मतलब एक सेल है, सेल के अंदर इसमें मान लो कोई H2SO4 तनुकंदक का अम्ल भरा हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है यानी नेगेटिव प्लेट है, इसमें अपनी चार्ज करते हैं। यहाँ अपने को इसके अंदर जब कोई रासायनिक क्रिया होती है, किसके अंदर? सेल के अंदर जब कोई रासायनिक क्रिया होती है, जब क्या होता है दोस्तों, ये कोई प्लेट है और ये एक प्लेट, मान लो ये प्लेट एनोड की है और ये प्लेट, इसको मैं आपको डीपली से समझाऊंगा अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और ये इसके मान लो इसके अंदर कोई अम्ल भरा हुआ है। ठीक है, और ये किसकी प्लेट है? ये मान लो एनोड की प्लेट है, ये है कैथोड की प्लेट, ये है कैथोड की प्लेट। जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है, किसमें? इसमें जब रासायनिक क्रिया होती है जब, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं, वो बुलबुले क्या होते हैं, वो एनोड पर एक्त्रित होने लग जाते हैं। ठीक है, किस पर? एनोड कौन सा है? जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के कारण इसमें क्या है, एक बुलबुले या परत अपने जम जाती है, गैस जम जाती है, अपने मान सकते हैं। वो क्या होती है? एक अचालक गैस होती है। ठीक है, कौन सी होती है? और जिसके कारण ये जो क्या होता है, एनोड क्या होता है, पूरा ढक जाता है एकदम से। ठीक है, पूरा ढक जाता है, एकदम से पूरा ढक जाता है, जिसके कारण ये गैस जो होती है वो इंसुलेटर अचालक बन जाती है पूरी। ठीक है, अचालक अपने बोल सकते हैं, अचालक बन जाती है, जिसके कारण इसमें कोई भी धारा प्रवाह है या आयन से इधर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव आना है, जो प्रारंभ मतलब समाप्त कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, इसमें जो जो आयंस का स्थानांतरण है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ अपने बोल सकते हैं कम हो जाता है। इसी कारण इसी को क्या कहते हैं? ध्रुवाच्छेदन दोष कहते हैं। अब देखो मैं दोबारा समझाऊंगा
कि जब बैटरी के अंदर रासायनिक क्रिया होती है उस समय हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जो कि एनोड पर क्या है, एकत्रित होने लग जाते हैं। एनोड पर एकत्रित होने पर एक परत जम जाती है। परत जम जाने का एक जो परत होती है वो अचालक का काम करती है, जिसमें आयन का स्थानांतरण नहीं हो जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और जिसमें वोल्टेज घट जाता है। वोल्टेज घटने के कारण ये ध्रुवा छेदन, इसके निवारण के लिए अपने प्रयोग में लेते हैं दोस्तों MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये तो आपने सभी पढ़ा होगा। 2 नंबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर, एक क्रोमिक प्रकार का एसिड आता है, क्रोमिक लिख लेना, क्रोमिक एसिड बोलते हैं, उसका भी प्रयोग इसी दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ऑप्शन में आ सकता है, दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकता है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का उपयोग ध्रुवाछेदन दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और ये दोष किसके थ्रू किया जा सकता है? रासायनिक क्रिया से। अब दोस्तों रासायनिक क्रिया से बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। एक दूसरा दोष, एक ध्रुवाछेदन दोष देखा जाता है, देखा जाता है अपने किसके अंदर, प्राथमिक सेलों के अंदर, स्तन्य क्रिया दोष। आप कमेंट करके बताओगे कि स्तन्य क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं। इसके लिए MnO2 उपयोग करते हैं, क्रोमिक एसिड, और स्तन्य क्रिया दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक परिणाम मित्र में नो लोड टेस्ट खाली स्थान पर किया जाता है। खाली स्थान पर किया जाता है निर्धारित वोल्टेज पर, निर्धारित आवृत्ति पर, निर्धारित धारा पर, ए व बी दोनों पर। तो दोस्तों नो लोड टेस्ट, इसका एक अन्य नाम आपको मैं बताना चाहूँगा। जो नो लोड टेस्ट होता है इसका अन्य नाम होता है खुला परिपथ परीक्षण। ठीक है, खुला परिपथ परीक्षण, ओपन सर्किट टेस्ट, इसी को बोलते हैं। और ये हमेशा रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड आवृत्ति, रेटेड फ्रिक्वेंसी, रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। फिर निर्धारित धारा पर कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, वो हमेशा रेटेड करंट पर किया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं 2-4 इसकी बातें बताना चाहूँगा। नो लोड टेस्ट होता है कौन सी हानि ज्ञात करने के लिए होता है दोस्तों? आयरन लॉस। कौन सी? आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और दूसरा जो इसकी दूसरी जो लाइन बनती है वो बनती है हाई वोल्टेज साइड को हमेशा इसके अंदर ओपन रखा जाता है। हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं, इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट अपने लगे होते हैं वो हमेशा लो वोल्टेज साइड लगाई जाती है, एमीटर, वाट मीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, लो वोल्टेज साइड इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, हाई वोल्टेज साइड हमेशा इसमें खुली रखी जाती है। ठीक है, और इसमें जो होती है नो लोड टेस्ट से आयरन हानि ज्ञात की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपने मानते हैं वो ताम्र हानि क्या होती है? ताम्र हानि नगण्य मानी जाती है, इसीलिए इसमें जो आयरन हानि होती है वो इस टेस्ट से अपनी ज्ञात कर लेते हैं। और अपनी बात करें शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? तो ताम्र हानि ज्ञात की जाती है दोस्तों। ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट करते हैं, और इसका जो ये किया जाता है किस पर? निर्धारित धारा पर, रेटेड करंट पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 कब होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 कब होता है? ऑप्शन अपने को दे रहा है, जब क्या है, पश्चगामी पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर पर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा, या सभी पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान। अब देखो डी नंबर तो हो ही नहीं सकता किसी हिसाब से। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि पश्चगामी शक्ति गुणांक पर होगा। तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन का जो मान होता है अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन का मान कब होता है? अपने बोल सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर होता है दोस्तों। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर पर हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक होगा। अगर ग्रामी शक्ति गुणा पर अपने बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 होता है, या अपने बोल सकते हैं ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। किसका मान ऋणात्मक होता है? ऋणात्मक होता है किसका मान? वोल्टेज रेगुलेशन का मान अग्रगामी शक्ति गुणांक पर। ठीक है,
शून्य होता है, और ये भी आ सकता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। और अपने बात करें वोल्टेज रेगुलेशन का दोस्तों, एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का मान। परसेंटेज वी आर ई एन, और नो लोड माइनस के अंदर फुल लोड अपॉन के अंदर फुल लोड इंटू के अंदर 100। ठीक है, क्या होगा, इंटू के अंदर 100 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये देखो, इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, आपका अगर रिवीजन हो जाएगा बड़ा बड़ा। कह रहा है कि एक समांतर समांतर वाइंडिंग है, समांतर वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान। समांतर वाइंडिंग दोस्तों कौन सी होती है, आपको याद होगी तो, कौन सी होती है समांतर वाइंडिंग दोस्तों, कौन सी होती है, लैप वाइंडिंग दोस्तों। कौन सी होती है, लैप जो वाइंडिंग होती है वो समांतर वाइंडिंग, समांतर वाइंडिंग का अन्य नाम है लैप वाइंडिंग। और ये किस लिए अपने उपयोग में लेते हैं, अधिक धारा दोस्तों, अधिक धारा के लिए, अधिक धारा और कम ईएमएफ के लिए उपयोग में लेते हैं, कम ईएमएफ के लिए उपयोग में लेते हैं, कम ईएमएफ के लिए अपने इसको उपयोग में लेते हैं। और ये इसमें जो समांतर रास्ते होते हैं, समांतर रास्ते होते हैं वो पोल की पोल की संख्या के बराबर, जितने पोल होंगे उतनी ही समांतर पथ होंगे या रास्ते होंगे। और ये जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, ये जो वाइंडिंग जब की जाती है तब इसमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, ये वाइंडिंग एक दूसरे पर ओवरलैप करती हुई जाती है। ठीक है, एक दूसरे पर ओवरलैप ओवरलैप होती है। ठीक है, लैप वाइंडिंग का अन्य नाम समांतर वाइंडिंग। अधिक धारा कम ही प्राप्त करने के लिए जिसके जो समांतर पथ हैं, रास्ते हैं, वो पोल की संख्या के हमेशा बराबर होते हैं। उसमें जो पिच कॉइल का मान होता है दोस्तों, वो ±1% होता है। क्या होता है, कम्यूटेटर पिच का मान ±1% होता है। फिक्स आंकड़ा याद रख लेना। अब देखो एक आती है ये श्रेणी, ये आगे समांतर, अपने पूछ ले श्रेणी वाइंडिंग। श्रेणी वाइंडिंग का अन्य नाम होता है वेव वाइंडिंग। क्या होता है, वेव वाइंडिंग को ही अपनी श्रेणी वाइंडिंग कहते हैं। अगर इसके अंदर कम्यूटेटर पिच का मान पूछ ले, कौन से, इसके अंदर कम्यूटेटर पिच का मान अपने को पूछ ले कौन सी वाइंडिंग के अंदर, श्रेणी या वेव वाइंडिंग के अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला आता है वो तो लिख लेता हूँ मैं। सेगमेंटों की संख्या, सेगमेंट कितनी है, सेगमेंटों की संख्या ±1% अपॉन के अंदर पोल जोड़ों के तुल्य। ठीक है, पोल जोड़ों के तुल्य, ये कुछ इसका फॉर्मूला होता है। किसके लिए, इसकी फॉर्मूले से इसमें कम्यूटेटर पिच का मान आ जाता है। ठीक है, और इसमें जो समांतर पथ होते हैं किसके अंदर, श्रेणी वाइंडिंग वेव वाइंडिंग के अंदर समांतर पथ हमेशा 2 होते हैं। ये किसके लिए उपयोग में लेते हैं, अपने कम धारा अधिक ईएमएफ के लिए, कम धारा अधिक ईएमएफ के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है, वेव वाइंडिंग की जाती है दोस्तों। कौन सी, वेव वाइंडिंग की जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी आज का। कह रहा है कि एक चालक का व्यास बढ़ाने पर कोरोना प्रभाव, त्वचा प्रभाव, समीपता प्रभाव पर क्रमशः प्रभाव पड़ता है। अब देखो आगे पीछे नहीं बताना अपने को, पहले कोरोना बताना है। ठीक है, फिर अपने बताएंगे त्वचा, फिर अपने बताएंगे समीपता। ठीक है, पहले कोरोना, फिर त्वचा, स्किन, फिर समीपता। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, चालक का व्यास बढ़ा रहा है, मतलब पहले चालक इतना पतला था, अब उसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया। चालक का जो व्यास है वो बढ़ा रहा है। अब देखो फिर उनको ये जो हानियाँ होती हैं इनके बारे में पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो कोरोना प्रभाव होता है, कोरोना प्रभाव के अपने बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोरोना प्रभाव होता है जिसमें आपको मैंने कई बार बताया मैंने कि कोई तार है उसमें क्या है, चरचरा, अगर हिसिंग की ध्वनि उत्पन्न होती है, बैंगनी में अपने को रंग दिखाई देता है, जिसके अंदर ओजोन O3 गैस का निर्माण होता है, उसे कोरोना इफेक्ट कहते हैं। त्वचा प्रभाव के बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है। त्वचा प्रभाव क्या होता है, ओनली डीसी पे लगता है, सॉरी ओनली एसी सप्लाई पे लगता है, डीसी सप्लाई पे नहीं देखा जाता है। इसमें त्वचा प्रभाव की एक बात और याद रख लेना, इसमें जो RAC होता है, ठीक है, जिसका इसके अंदर डीसी का रेजिस्टेंस 1.5 गुना होता है। ठीक है, डीसी का रेजिस्टेंस RDC
मतलब आर ए सी का मतलब होता है एसी का जो रेजिस्टेंस होता है उसका 1.5 गुना ज़्यादा होता है डीसी का रेजिस्टेंस से, ठीक है। डीसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एसी की त्वचा प्रभाव के अंदर, ठीक है। इसके अंदर और अपने बात कर लेते हैं, इसको त्वचा प्रभाव को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं चरम इफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं अपने, ठीक है, चरम इफेक्ट। और देखो ये सिंपल सी बात है, चालक का प्रभावी व्यास बढ़ता है तो दोस्तों कोरोना प्रभाव कम होता है, और चालक का व्यास बढ़ता है तो त्वचा प्रभाव ज़्यादा होता है। चालक का व्यास बढ़ाते हैं तो सुंदरता प्रभाव ज़्यादा होता है। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो, चालक का व्यास बढ़ने पर कोरोना प्रभाव कम होगा, त्वचा प्रभाव ज़्यादा होगा, समीपता प्रभाव ज़्यादा होगा। उल्टा पूछ ले क्वेश्चन, क्या पूछ ले कि चालक का व्यास घटाने पर घटाने पर क्या कर देंगे, कोरोना प्रभाव ज़्यादा कर देंगे, त्वचा प्रभाव कम कर देंगे, समीपता प्रभाव कम कर देंगे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन उस समय राइट आंसर कर देंगे। अब चालक व्यास को क्या कर रहा है, वो चालक व्यास को बढ़ा रहा है, इसलिए अपने कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम प्रचालन वोल्टेज अच्छा क्वेश्चन है, आज का नया क्वेश्चन है ये। वह न्यूनतम प्रचालन वोल्टेज, वह मिनिमम ऑपरेटेड वोल्टेज जहां पर हिसिंग की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको दोस्तों, उसको कहते हैं क्रांतिक विध्वंसकारी वोल्टेज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज। वह न्यूनतम वोल्टेज जहाँ पर ओनली हिसिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है अपने को और लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, उसको क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज कहा जाता है, विध्वंसकारी वोल्टेज कहा जाता है। अब और इसकी एक और लाइन बनती है, क्वेश्चन यही पूछता है, वह न्यूनतम प्रचालन वोल्टेज जहां पर हिसिंग की आवाज़ सुनाई देती है, प्लस के अंदर क्या करता है, वो बैंगनी में अपने को रंग दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दृश्य क्रांतिक विश्वधारी वोल्टेज, ठीक है। इसके अंदर जो क्रांतिक डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज होती है, इसके अंदर प्रकाश अपने को दिखाई नहीं देता है, इसके अंदर क्या कहता है, हिसिंग की आवाज़ भी अपने को सुनाई देती है, प्लस के अंदर इसमें अपने को बैंगनी में प्रकाश भी दिखाई देता है, दोनों चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या है, ओनली हिसिंग आवाज़ सुनाई देती है, प्रकाश अपने को दिखाई नहीं देता, उसके अंदर क्या कहते हैं, क्रांतिक विशुद्धकारी वोल्टेज, क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज, दृश्य क्रांतिक विश्वधारी वोल्टेज, हिसिंग प्लस प्रकाश, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे क्योंकि अपने को प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर, ठीक है। अपने को ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डेसिमल संख्या है 25, उसको बाइनरी में बदल दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। देखो क्या होता है, 25 को 2 से करो, आपको समझ में आया होगा ये तो, 2 से करो 6, 6 से करो 3, फिर 2 से करो 1, ठीक है 1। उसके बाद यहाँ पे अपने पास कितना बच गया, 1 0, यहाँ पे बचा 2 12, 0 बचा, यहाँ 1 बचा। आपको पता है बेसिकली अपने को उल्टा ले जाना होता है, तो एक लगा देंगे, फिर 1 लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे 1। तो ढूंढो कौन से ऑप्शन के अंदर है, 1 1 0 0 1 1 1 इसके अंदर नहीं आएगा, 1 1 इसके अंदर आएगा, ठीक है 1 1 0 0 1, ठीक। ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, डेसिमल संख्या होती है उसका जो आधार होता है 10 होता है, बाइनरी का होता है 2, ऑक्टल का होता है 8, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, और जो ए होता है वो 10 नंबर पे होता है दोस्तों, एफ होता है वो 15 नंबर पे होता है, ठीक है 15 नंबर पे होता है, और जो आधार होता है हेक्साडेसिमल का 16 होता है। अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी, क्या पूछा जाता है, बाइनरी की सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कुछ पूछा जा चुका है कि बाइनरी संख्या सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बाइनरी की 1 1 होती है, और पूछा जाता है कि ऑक्टल की फिर अपने को पूछ लिया ऑक्टल की कितनी होती है दोस्तों,
ऑक्टल की 7777 होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी। और इसी तरह अपनी बात करें डेसिमल की, फिर इसी तरह डेसिमल की अपनी बात करें तो डेसिमल का आधार कितना होता है, अभी बताया था 10 होता है, इसीलिए 999 होती है। और इसी तरह अपनी बात करें किसकी, हेक्साडेसिमल की, किसकी, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल की कितनी होती है दोस्तों, आधार अभी बताया था 16 होता है। और इसकी जो फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो एफ एफ कर देना दोस्तों, क्या कर देना है, एफ 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 एफ, 4 एफ लगा देना। ये हेक्साडेसिमल की सबसे बड़ी संख्या होती है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ नया मिला है तो ज़रूर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, आपके लिए बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने के अंदर। कह रहा है कि मल्टीप्लेक्सर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिशन, मनी इनटू वन, और एन सेलेक्ट लाइंस। तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सर मनी इनटू वन पर सिद्धांत करता है। दरअसल ये क्या करता है, मल्टी इनपुट लेकर क्या करता है, एक बहुत सारे इनपुट लेकर, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इनपुट लेकर एक ही आउटपुट अपने को प्रदान करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर इनपुट तो बहुत सारे लेता है और आउटपुट जो अपने को एक ही प्राप्त करता है। और इसके बहुत सारे नाम है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके नाम हैं, वो है, एक पहला नाम होता है इसका डाटा सेलेक्टर, ठीक है, डाटा को सिलेक्ट करता है। और दूसरा नाम होता है इसका मनी मनी टू वन सर्किट, मनी टू वन सर्किट इसका दूसरा नाम होता है। और 3 नंबर होता है इसका यूनिवर्सल लॉजिक कन्वर्टर, क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक कन्वर्टर इसकी का नाम होता है। 4 नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 नंबर होता है इसका नाम वेव वेव फ्रॉम एग्जाम के अंदर कौन सा भी नाम दे के पूछ सकता है, वेव फ्रॉम जनरेटर भी इसी का नाम होता है। और समांतर श्रेणी परिपथ भी इसी का नाम होता है, क्या होता है, पैरेलल पैरेलल इन सीरीज सर्किट, पैरेलल इन सीरीज सर्किट इसी का नाम होता है। और डाटा सेलेक्टर बता दिया, वो भी इसी का होता है। ठीक है, 5-4 नाम होते हैं, आप लिख लेना, वीडियो को वापस करके देख सकते हो। उसके बाद चल देते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो इसमें पूरा समझाऊंगा मैं आपको, बने रहे बस। कह रहा है कि शिफ्ट रजिस्टर होता है, शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अब देखो रजिस्टर की थोड़ी सी तुलना मैं बता देता हूँ। रजिस्टर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक लॉजिक परिपथ होता है। ठीक है, क्या होता है, एक लॉजिक परिपथ होता है दरअसल, जिसका उपयोग क्या करते हैं, बाइनरी संख्याओं को, एक लॉजिक सर्किट होता है, क्या, रजिस्टर एक लॉजिक सर्किट होता है जिसका उपयोग बाइनरी संख्याओं को स्टोर करने में, ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, बाइनरी संख्या को स्टोर करने में, ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब देखो जो रजिस्टर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो होता है बफर बफर रजिस्टर, ठीक है, बफर रजिस्टर। और दूसरा होता है दिए गए अंश क्वेश्चन में, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर, क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब देखो बफर रजिस्टर की मैं अपनी एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसका जो इसमें जो क्या होता है, इससे डी फ्लिप फ्लॉप के बने होते हैं। ये क्या, कौन से फ्लिप फ्लॉप के बने होते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप के निर्माण की सहायता से इनको बनाया जाता है। कौन से रजिस्टर को, फ्लिप फ्लॉप के रजिस्टर। अब देखो शिफ्ट रजिस्टर भी कई प्रकार के होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर भी कई प्रकार के अपने को एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है दोस्तों क्या होता है, SISO, ठीक है, क्या होता है, सीरियल आउट होता है, सीरियल आउट। दूसरा जो आता है SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट, इसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल इन पैरेलल आउट। तीसरा जो शिफ्ट रजिस्टर होता है वो होता है PISO, पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है वो होता है PIPO ना, PIPO, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको याद कर लेना। कौन सा, PIPO, क्योंकि ये जो शिफ्ट रजिस्टर होता है वो क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है, क्या होता है, सबसे, इन सभी की तुलना करें, इन्हीं चारों की तुलना करें तो सबसे अधिक जो सबसे वर्क करने में वो जो सक्षम होता है वो PIPO ही होता है। क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पैरेलल इन पैरेलल आउट, सबसे तीव्र
गति करने वाला एक शिफ्ट रजिस्टर होता है। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, एक लॉजिक परिपथ होता है दरअसल, जिसके अंदर बाइनरी संख्या को स्टोर किया जाता है और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और ये सबसे सबसे ज़्यादा काम करता है इसी के अंदर। और उसके बाद बस हो गए, वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है ना। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक सामान्यतः स्थैतिक प्रतिरोध का मान गतिक प्रतिरोध के मान से कितना होता है। तो याद रख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, अधिक होता है। इसका स्थिज प्रतिरोध का मान गतिज प्रतिरोध कंपेयर करें तो अधिक होता है इसका मान, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से किस डायोड का उपयोग सेल्फ बैलेंसिंग ब्रिज, सेल्फ का मतलब स्वयं, बैलेंसिंग का मतलब कंट्रोल, ब्रिज का मतलब समझते होंगे आप पुल, ठीक है। पुल वैसे आम होता है मतलब, पर ब्रिज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर कुछ हो रही है। तो किस डायोड का उपयोग किया लेते हैं, ए नंबर ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड को मैं सिंबल पहले मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट की डायोड का सिंबल कैसे बनता है, सिंबल भी याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। सिंबल ये होता है शॉर्ट की डायोड। इसमें जो पीएन जंक्शन होते हैं, पीएन जंक्शन की संख्या संधि, पीएन संधि क्या होती है दोस्तों, जीरो होती है। पीएन संधि जीरो होती है। और इसका एक अन्य नाम होता है दोस्तों, किसका, शॉर्ट की डायोड का एक अन्य नाम होता है, क्या होता है, हॉट कैरियर, हॉट कैरियर, हॉट कैरियर डायोड, हॉट कैरियर डायोड इसका एक अन्य नाम होता है दोस्तों, ठीक है। पिन डायोड की अपनी बात करें, पिन डायोड होता है जिसमें एक शुद्ध अर्धचालक इसमें उपयोग में ले जाते हैं। इसके निर्माण के अंदर क्या होता है, गैलियम आर्सेनिक, क्या होता है, गैलियम आर्सेनिक का निर्माण, गैलियम आर्सेनिक का निर्माण इसके लिए किया जाता है, ठीक है। पिन डायोड की किसकी सहायता से बनाया जाता है, गैलियम आर्सेनिक की सहायता से पिन डायोड का निर्माण किया जाता है। पिन डायोड का सिंबल होता है, वो सिंपल सा होता है, पी आई लगा देना और एन लगा देना, ये इसका सिंबल होता है। और इसका उपयोग करते हैं अपनी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी को किसका उपयोग, कंट्रोल को, हाई फ्रिक्वेंसी हाई आवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए पिन डायोड का उपयोग अपने करते हैं। क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग ये आई है ना, ये एक शुद्ध चालक है, इसमें एक शुद्ध अर्धचालक उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। टनल डायोड की अपनी बात करें तो इसका एक अन्य नाम अपने को देखने को मिलता है, आस्की डायोड, क्या होता है, आस्की डायोड होता है। और ये होता है एक एनटीसी, क्या होता है, एनटीसी मतलब ऋणात्मक ताप गुणा की युक्ति होती है, कौन सी, टनल डायोड, एनटीसी ऋणात्मक ताप गुणा युक्ति होती है, इसका अन्य नाम होता है आस्की। वेक्टर डायोड की अपनी बात करें तो इसका एक अन्य नाम होता है, क्या होता है इसका अन्य नाम, परिवर्तित संधारित्र डायोड, परिवर्तन का मान वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, ठीक है। तो इसका ही उपयोग अपने किसका उपयोग, इसका ही उपयोग अपने सेल्फिंग ब्रिज में वेक्टर डायोड का ही उपयोग करते हैं। ए डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। और इसका उपयोग एक जगह और करते हैं, कहाँ, ट्यूनिंग परिपथ के अंदर, ठीक है। ट्यूनिंग परिपथ के अंदर ही इसका उपयोग अपने करते हैं दोस्तों, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। सेल्फ बैलेंसिंग में वेक्टर डायोड का उपयोग करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर अच्छा लगा होगा। उसके बाद देखो कह रहा है कि पीएन संधि, पीएन जंक्शन डायोड निम्न अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, डिस्टकारी, क्लिपर, कैलेम्पर, उपयुक्त सभी। तो पीएन जंक्शन जो डायोड होता है इन सभी के लिए उपयुक्त होता है, इन सभी के लिए उपयुक्त होता है। क्या कर देंगे, डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि एक पूर्ण तरंग फुल वेव रेक्टिफायर तथा हाफ वेव रेक्टिफायर का क्रमशः उर्मिका गुणांक, उर्मिका गुणांक क्या होता है, रिप्पल फैक्टर, रिप्पल फैक्टर का मान पूछ रहा है। पहले किसका बताना है, पूर्ण तरंग का, फिर दृष्टकारी तरंग का, एक एक बता रहा है, 0.48, 1.28, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 1.21 और 0.48, और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन कह रहा है 0.58, उसके बाद 1.18, ठीक है। तो दोस्तों इसकी एक टेबल बनती है बहुत सारी, तो मैं एक बार ये बता देता हूँ कितना होता है, फिर मैं बताऊँगा कि पूर्ण तरंग का होता है उर्मिका गुणांक 0.48, ठीक है, 0.48 लिख सकते हैं। ये अर्थ तरंग होता है कितना, उर्मिका गुणांक, रिप्पल फैक्टर होता है 0.18। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं बताना चाहूँगा, रिप्पल फैक्टर का एक फॉर्मूला है,
रिपल फैक्टर को कैसे निकालोगे आप, कोई फॉर्मूला है आपके पास? ठीक है, तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो रिपल फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अंडर के अंदर फॉर्म फैक्टर और स्क्वायर माइनस के अंदर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको कि रिपल फैक्टर को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि अंडर के अंदर फॉर्म फैक्टर के स्क्वायर माइनस के अंदर 1, ये पूरी अंडर लगी हुई है। क्या होता है, अनरूट लगाओ, अनरूट के अंदर फॉर्म फैक्टर की स्क्वायर -1 करते हैं तो फॉर्म फैक्टर अपने को ज्ञात होना चाहिए पहले से, फिर इससे जो आर एफ है वो रिपल फैक्टर वो निकल जाएगा। अब इसकी टेबल बनती है बहुत सी, मैं आपको मैं बताना चाहूँगा। देखो, इसकी एक बार टेबल बना लेता अच्छे से, फिर आपको मैं समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, टेबल तैयार हो गई है। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ लिख लेते अपने, 1 मिनट रुको, अच्छे से बनाऊँगा, आपको अच्छे से बना के समझाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर। ये कौन सा है, सेंटर टैप्ड है। ठीक है, कौन सा, सेंटर टैप्ड है। और ये है फुल वेव रेक्टिफायर, और ये कौन सा है, ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, ब्रिज वाला है, जिसके अंदर कितने डायोड लगे होते हैं, इसके अंदर दोस्तों 4 डायोड लगे होते हैं, इसके अंदर 2 डायोड देखने को मिलते हैं, इसके अंदर 1 डायोड के मिलते हैं। ठीक है, अब देखो पहली ये लाइन आती है कि इसके अंदर सीधा अपने एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम के अंदर PIV। ठीक है, क्या पूछा जाता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज अपने को पूछी जाती है। तो क्या होती है पीक इनवर्स वोल्टेज दरअसली, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में V मैक्सिमम होती है। ठीक है, V मैक्सिमम होती है, इसमें 2V मैक्सिमम होती है, और इसमें भी V मैक्सिमम अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन अपने को ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, दक्षता। ठीक है, क्या पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, दक्षता अपने को पूछी जाती है। ठीक है, हाँ, तो दक्षता क्या अपने को देखने को मिलती है फिर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, 46.6%, और फुल वेव की 81.2%, और इसकी भी 81.2%। ठीक है, 81.2%। और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या पूछा जाता है, उसके बाद एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है अपने को, उसके बाद पूछा जाता है फॉर्म फैक्टर। क्या पूछा जाता है, फॉर्म फैक्टर अपने को पूछा जाता है। फॉर्म फैक्टर कितना होता है दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.57, 1.57 फॉर्म फैक्टर होता है। और उसके बाद इस हाफ फुल वेव सेंटर टैप्ड का कितना होता है, 1.11, और इसका भी, ब्रिज का भी 1.11 होता है। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है पीक फैक्टर, RF पीक फैक्टर, PF, इसका मतलब पीक फैक्टर। ठीक है, शिखर गुणांक तो कितना होता है, शिखर गुणांक हाफ रेक्टिफायर का 2 होता है, और इसका 1.1 √2 लिख सकते हैं, और इसका भी √2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक ही वैल्यू है, √2 का मान इतना ही होता है। और उसके बाद देखो, इसके बाद एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्या, उर्मी का गुणक आ गई, और उर्मी का गुणक सीधा बता दूंगा। ठीक है, TUF सॉरी, TUF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। TUF का मतलब क्या होता है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसको थोड़ा सा गहराई से लिख लो दोस्तों, किसी और कलर से, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का हाफ वेव रेक्टिफायर में मान कितना होता है दोस्तों, तो दोस्तों कितना होता है मान, 1.121, और 0.48 इसका होता है, और सेम इसका भी 0.48 होता है। क्या होता है, 0.48 इसका सेम होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, अब देखो एक बार फिर दोबारा आपको मैं समझाऊंगा क्या है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। पीक इनवर्स वोल्टेज V मैक्सिमम होती है, इसमें 2V मैक्सिमम होती है, इसमें V मैक्सिमम होती है। दक्षता अपनी बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6, इसमें 81.2, इसमें 81.2 होती है। फॉर्म फैक्टर की अपनी बात करें तो 1.57
हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें सेंटर टैप्ड के अंदर 1.11 और वो भी सेम होता है ब्रिज में भी, ठीक है। पीक फैक्टर की अपनी बात करें 2 होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड के लिए √2, इसके लिए भी √2। यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21 होता है, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड के लिए 0.48 होता है, और इसके लिए भी 0.48 होता है। यूटिलाइजेशन की बात करें अपने किसकी, यूटिलाइजेशन फैक्टर की अपनी बात कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उर्मिका गुणांक का मान कितना होता है, 1.21 होता है दोस्तों। कितना होता है, 1.21, और इसके लिए 0.48 होता है। क्या होता है, 0.48, इसके लिए भी 0.48 होता है। इसीलिए अपने बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर किया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि रेक्टिफायर सर्किट किस के संचालन पर निर्भर करता है, प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल। तो सिंपल सी क्वेश्चन बात है, डायोड पर निर्भर कर देगा। रेक्टिफायर है ना, तो डायोड पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं खालिस्तान के द्वारा डीसी सिग्नल को उच्च आवृत्ति एसी सिग्नल में बदला जाता है, ट्यून्ड परिपथ। इसको बोलते हैं दोस्तों टैंक परिपथ, जिसके अंदर दोस्तों एल व सी दोनों समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है। दोनों समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। कौन सा, ये एल है, ये सी है, टैंक परिपथ है। तो इसी का प्रयोग डीसी डायरेक्ट करंट की जो सिग्नल की डायरेक्ट सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी पर एसी सिग्नल में बदलता है। कौन सा, ट्यून्ड परिपथ, ठीक है। ट्यून्ड परिपथ का काम ये होता है। 2 लीटर होता है दोस्तों ओसिलेटर। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक फीडबैक होता है। इसमें जो इनपुट व आउटपुट के बीच में जो कलांक अंतर होता है, किसमें, इनपुट तथा आउटपुट के बीच जो कलांतर होता है वो कितना होता है, 0 से 360 डिग्री होता है। 0 से 360 डिग्री होता है किसमें, इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज गेन होती है उसका मान उच्च होता है। 2 लीटर के अंदर एक ओसिलेटर के अंदर वोल्टेज गेन का मान उच्च होता है। अब बात कर लेते हैं प्रवर्धक एम्पलीफायर की। तो इसमें ऋणात्मक फीडबैक होता है, सिंपल सी बात है। और इसमें जो कलांतर होता है वो 180 डिग्री होता है। और इसके कॉमन एमीटर जो होता है ना, CE बेसिक में कॉमन एमीटर जो ट्रांजिस्टर होता है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके निर्माण के अंदर इस सामान्यतः इसमें कौन सा एमीटर उपयोग में करते हैं, कॉमन एमीटर उपयोग में लेते हैं, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर की अपनी बात करें, इसमें धनात्मक फीडबैक होता है। इसके निर्माण में भी ट्रांजिस्टर उपयोग में लेते हैं, ठीक है। कितने, 2 ट्रांजिस्टर इसमें उपयोग में लेते हैं अपने। इसकी सहायता से एक वर्गाकार तरंग उत्पन्न की जाती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी, मल्टी वाइब्रेटर की सहायता से वर्गाकार तरंग उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।